हेलो एवरीवन, वेलकम टू जंबो आईएएस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ हरियाणा जीके विच इज़ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड फेयर्स। तो बेसिकली जितने भी इसमें इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स रहेंगे या मेले वगैरह लगेंगे पूरे हरियाणा में, कब लगते हैं, क्यों लगते हैं, उनके पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है, उन सबको हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फेयर। नंबर फर्स्ट पर है हमारा 39 सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला। ये जो मेला है बेसिकली नाम से क्लियर है कि जितने भी आर्टिसंस वगैरह होते हैं जो हाथ का काम करते हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग लगाते हैं, ताकि कोई भी पर्सन अगर कोई चीज़ बना रहा है तो उसको मार्केट तो कम से कम मिले ना, लोगों को पता हो कि भाई हाँ ये चीज़ बनती है, कैसे बनती है, खरीदे लोग उसको, ताकि रेवेन्यू भी इंक्रीज हो उन स्कल्प्टर्स या उन आर्टिसंस की। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द आइडिया। और ये जो मेला है 1987 से ही लगता हुआ आ रहा है, और नाम से क्लियर है कि सूरजकुंड मेला है, तो ये कहाँ लगेगा? सूरजकुंड लेक के पास लगेगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि भी सूरजकुंड लेक जो है ये फरीदाबाद में है। और फरीदाबाद में किसने बनवाई थी? ये सूरजपाल ने बनवाई थी, उन्हीं के नाम पर सूरजकुंड लेक है ये। और ये 10th सेंचुरी के तोमर डायनेस्टी के रूलर थे। हम जब हिस्ट्री ऑफ हरियाणा करेंगे तो डिटेल में इसको पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना ही हम लोगों को जानना है। तो ये कहाँ होता है ये अपने को पता लग गया, क्यों होता है ये पता लग गया। अब ये करवाता कौन है, ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? तो सूरजकुंड मेला अथॉरिटी है बेसिकली एक, जिसके पास ये जिम्मा है कि वो सारे काम करवाए। ठीक है, इसके साथ हरियाणा टूरिज्म के साथ साथ जो यूनियन मिनिस्ट्री है ऑफ टूरिज्म, टेक्सटाइल, कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, ये 4 मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व हैं इसमें। एक्सटर्नल अफेयर इसलिए है क्योंकि एक ना पार्टनर कंट्री होता है इसमें, जो इस बार के लिए है इजिप्ट है। तो इजिप्ट से भी आए हुए जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हैं वो सब भी हम लोगों ने शोकेस में रखे हुए हैं। और कुछ थीम स्टेट्स भी हम लोग इंक्लूड करते हैं इसमें, सो दैट इस पूरे स्टेट को हम उसके हैंडीक्राफ्ट्स को, उसके क्विजीन को, उसकी ड्रेसिंग सेंस को पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड तक पहुंचा सके। तो दो थीम स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश एंड मेघालय फॉर दिस टाइम। ये हर बार चेंज होते रहते हैं, बट अभी के लिए आपने जानना है 39th वाले में उत्तर प्रदेश है और मेघालय है। कौन करवाते हैं पता लग गया, कहाँ होता है पता लग गया, कब होता है? तो इट इज़ फ्रॉम 31 जनवरी टू 15 फरवरी, मतलब हर साल इसी डेट के करीब ये पूरा मेला रहता है। 15-16 दिन का ये मेला है प्रॉपर। टिकट भी लगती है इसमें। वो टिकट का प्राइस कितना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि दैट्स नॉट टू इम्पोर्टेंट फॉर आर एग्जाम। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव, देख ही लिया हम लोगों ने, टू प्रमोट इंडिजिनस आर्टिसंस, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स। बेसिकली क्या है ना कि ये जो स्कल्प्टर्स हैं या आर्टिसंस हैं, ये हमारी बहुत पुरानी जनरेशन्स की जो एक आर्ट है या क्राफ्ट है उसको संजो कर रखते हैं। तो हम, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम इनको सेलिब्रेट करें, इनके इस पूरी कला को हम पूरे देश के सामने लेकर आए। सो दैट्स वाई दिस सूरजकुंड मेला इज इनॉग्रेटेड एंड सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ठीक है, चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। नंबर सेकंड इज मैंगो मेला। पिंजौर में लगता है। पिंजौर में गार्डन है जिसका नाम है यादवेंद्र गार्डन। ये हर साल लगता है। अब जब आम आएंगे तभी लगेगा, ये तो फरवरी में तो नहीं लग रहा है, ये जुलाई के मंथ में लगता है बेसिकली ये। ठीक है, तो क्या मेला है क्या नहीं है, कहाँ लगता है, ये पता लग गया हमें। अब इसके नाम से क्लियर है कि जितने भी आम हैं उनकी जो अलग अलग वैरायटीज हैं उन सबको शोकेस किया जाता है यहाँ पे, कि भाई देखो कि अलग अलग तरीके के आम हैं, ये वैरायटी कितनी अलग अलग है। जैसे नॉर्मली हमें कितने पता है, हमें सफेद आम पता है, हमें दशहरी आम पता है, हमें लगड़ा आम पता है, हमें चौसा आम पता है, यही सारे पता है ना बस हमें। बट इससे और अलग वैरायटीज आते हैं। ये अल्फोंसो उल्फोंसो भी दिख जाते हैं हमें कभी कभी मार्केट में, लेकिन इसके अलावा और कितनी सारी वैरायटी है, यू कैन नॉट इमेजिन। ठीक है, तो उस पूरे सिस्टम को सेलिब्रेट करने के लिए दिस मेला इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल गीता महोत्सव। ये जो गीता महोत्सव है ये भगवत गीता वाला गीता है बेसिकली इसमें। तो जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, वहीं पर ही ये जो मेला है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंड दैट प्लेस इज योर कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में ये लगता है। और इस बार 2025 का जो मेला था वो 15 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक हम लोगों ने मनाया था। इसमें प्रॉपर से स्टॉल्स वगैरह होते हैं, और जो है प्रॉपर म्यूजियम टाइप से होते हैं, जहाँ पर प्रॉपर गीता में कृष्ण जी ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, श्लोक वगैरह, महाभारत की जो, महाभारत एपिक की जो फोटोज वगैरह हैं वो सारी इसमें जो है इंक्लूड की जाती हैं, सो दैट प्रॉपर एक फील आए। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में होता है ये। ऑलमोस्ट हर साल ही होता है ये वाला भी। नेक्स्ट वी हैव चैत्र चौदस फेयर। मतलब चैत्र जो महीना है बेसिकली, एक हम लूनर मंथ की बात करते हैं ना, तो उसमें ये चैत्र वगैरह महीने हम लोग मानते हैं। तो ये जनवरी दिसंबर अक्टूबर नहीं मानते, ये हम चैत्र, माघ शीर्ष, तो ये सारे मंथ के नाम हैं हमारे। ये जो चैत्र चौदस फेयर है ये लगता है हर साल पेहवा में।
ठीक है। पेहवा है आपका कुरुक्षेत्र कैथल के बीच में, बेसिकली कुरुक्षेत्र में है ये। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ पर है ये पेहवा एरिया, देन आंसर विल बी कुरुक्षेत्र। ओके। ये जो फेयर है इसका बेसिक मकसद क्या है कि कहाँ पर लगता है ये लगता है पेहवा में, एक जगह है सरस्वती तीर्थ। ऐसा माना जाता था कि भाई पेहवा वाले एरिया से जो सरस्वती नदी है वो निकलती है, तो बैंक के किनारों पर जो है प्रॉपर फेयर लगता था। और यहाँ की सबसे खास बात यह है कि परफॉर्मेंस ऑफ पिंडदान, हिंदुइज्म प्लस सिखिज्म दोनों ही बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं इस फेयर को लेके। और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं दे बिलीव इन द पिंडदान, जिसका मतलब है कि जो अपने एंसेस्टर्स हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए जो प्रॉपर एक पूजा पाठ है वो यहाँ पर होती है। तो काफ़ी सारे लोग जो है जमा होते हैं इस प्रॉपर एरिया में। मार्च में ही जनरली ये मनाया जाता है। और चैत्र मंथ का जो 14th लूनर डे है, मतलब 14 बोलते हैं ना हम लोग उसको, तो तब ये मनाया जाता है। ठीक है। तो कहाँ पर है सरस्वती तीर्थ वाला जो प्रॉपर बैंक है सरस्वती का, उसको हम बात करेंगे। इसको हम पृथुदक तीर्थ भी कहते हैं। तो कई बार अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इस तीर्थ का क्या नाम है, इसको और ऑल्टरनेटिव नेम से क्या बोलते हैं, तो बस पता हो कि हाँ हमने सुना हुआ है एक बार कब से कब। ओके। नेक्स्ट विल डिस्कस बासोड़ा फेयर। बासोड़ा फेयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है शीतला माता जी के संबंध में। और ये जो फेयर है इसमें क्या होता है ना, बेसिकली जैसे शीतला माता ना एक माने जाते हैं कि जो स्मॉल पॉक्स है या फिर जो जैसे माता निकल आती है पूरे चेहरे पे पूरे बॉडी पे, तो उसको हील करने की देवी है ये, है ना। और जैसे नॉर्मली क्या, जब किसी घर में स्मॉल पॉक्स हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है, तो ना तड़का वगैरह से दूर रखते हैं उस पर्सन को, सो दैट वो छौंक की जो एक जो सुगंध सी है ना, जो मतलब एक स्मेल सी है, वो उस तक ना पहुंचे, जिससे ना स्मॉल पॉक्स और ज़्यादा मतलब एग्जैजरेट हो जाता है, तो वो ठीक बहुत लेट होता है। तो बहुत ही सादा खाना मिलता है, हीट नहीं होनी चाहिए पर्सन के आसपास ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो टेम्परेचर ऑप्टिमम रहना चाहिए। तो उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए कि भाई जो शीतला माता है उन्होंने इस प्रॉपर डिजीज़ से हमें हील करवाया है, उनको हर साल हम लोग जो है बासोड़ा फेयर मनाते हैं उनके लिए, जिसमें हम एक दिन पहले का जो बना हुआ खाना है वो खाते हैं, सो दैट हमारी जो बॉडी है एक तो वो भी हील करे, दूसरा जो ये मतलब गर्म खाना या हीट जो है हमारी बॉडी से दूर रहे, सो दैट हमारी बॉडी में जो स्मॉल पॉक्स वगैरह के जो वायरसेस वगैरह हैं वो ना एंटर करे। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि भाई इस तरीके से जो है हीलिंग पावर्स हैं शीतला माता जी के पास, तो हर साल हम मनाते हैं ये। और ये जो प्रॉपर मेला है ये पूरे, वैसे तो पूरे हरियाणा में लगता है, और वैसे ये लगता है शीतला अष्टमी के दिन, मतलब ये जो आपका 8th डे है, अष्टमी है बेसिकली कृष्ण पक्ष की, हिंदू कैलेंडर में ये अपना फेब्रुवरी होली के आसपास का एरिया पड़ता है इस टाइम पे। ठीक है। तो उस टाइम हम लोग मनाते हैं। शीतला माता जी का एक बहुत बड़ा मंदिर भी है गुरुग्राम वाले एरिया में, तो वहाँ पर भी ये बहुत बहुत अच्छा एक फेयर लगता है वहाँ पे। तो गुरुग्राम में एक तो शीतला माता जी का फेयर है, बासोड़ा फेयर जिसके नाम से फेमस है। दूसरा है आपका मशानी फेयर। मशानी फेयर भी मतलब मशानी माता के नाम पर लगाया जाता है। उनको भी हम कहते हैं कि ये भी जो है स्मॉल पॉक्स को हील करने की देवी है। इनका भी एक बहुत बड़ा मंदिर कहाँ पर है, गुरुग्राम में ही है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा इसके पीछे कहानी ये भी है कि भाई जो ट्रेडिशनल लेजेंड है कि जो ये गॉडेस हैं ये एक पर्सन के सपने में आई है, उन्होंने इनको बोला है कि भाई जो मेरा मंदिर है यहाँ पर बनवा दीजिएगा। तो तब से ये जो मंदिर है यहाँ पर इस्टेब्लिश हो रखा है। काफ़ी इसमें धीरे धीरे इनॉग्रेशंस होती हैं, काफ़ी रेनोवेशंस होती हैं, तो काफ़ी बड़ा एक मंदिर बन चुका है अभी, है ना। तो हर फरवरी मार्च के आसपास जो है ये वाला जो मतलब एक फेयर है वो यहाँ पर लगता है हर साल गुरुग्राम वाले एरिया में। तो शीतला अष्टमी के दिन लगता है, और आपका जो ये मशानी फेयर है ये भी इसी टाइम के आसपास लगता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेयर्स हैं प्रॉपर पूरे हरियाणा में, तो इनके ऊपर क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बाबा मस्तनाथ का भी एक फेयर लगता है। स्थल बहुत सुना होगा आप लोगों ने, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर ये हर साल लगता है। वहां पर है बाबा मस्तनाथ जी की समाधि स्थल। ठीक है। बाबा मस्तनाथ जी, जो नाथ शब्द है ये नाथ संप्रदाय के लोग हैं, नाथ सेक्ट है बेसिकली एक, जो जो चेले हैं किसके, गुरु गोरखनाथ के। ठीक है। तो ये सारे उन्हीं को ही मानते हैं, जिनको हम ना कनफटा योगी ट्रेडिशन के नाम से भी जानते हैं, जिसके जैसे कान में जो कान छिदवा रखे होते हैं ना, तो वो एक ट्रेडिशन टाइप सा है, तो वो बाबा की पहचान होती है ना। तो उस ट्रेडिशन से ये बिलोंग करते हैं। 18th सेंचुरी में ऐसा माना जाता है कि इन मतलब ये थे इस टाइम पर बाबा मस्तनाथ जी, और इनके सेलिब्रेशन में ही जो है हम ये वाला प्रॉपर फेयर मनाते हैं। फाल्गुन मंथ के आसपास है, मतलब ये
फरवरी के अभी रिसेंटली वैसे होकर हटा है ये, तो उस टाइम के दौरान हम इनको सारा ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। ये प्रॉपर मंदिर है उसका सारा का सारा, जिसमें बहुत ज़्यादा रिनोवेशन चल रही है इस टाइम पे। ऐसा माना जा रहा है कि जो दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है ना, उसकी तर्ज पर बेसिकली इसको हम बना रहे हैं, सो दैट बहुत बड़ा एक मंदिर है, बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है। अगर आप जाएंगे ना स्थल पोहर वाले एरिया में, तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसके आसपास ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे इन्हीं इन्हीं ट्रस्ट के द्वारा बनाई गई हैं। कभी कहीं मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कहीं पर जो है हॉस्पिटल है, कहीं पर और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं। तो काफ़ी बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है जो प्रॉपर एक एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, तो दैट्स योर बाबा मस्तनाथ फेयर। कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कहाँ मनाते हैं, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हमने करने हैं अवार्ड्स इन हरियाणा। कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं, विमेन को मिलते हैं या स्पोर्ट्स कैटेगरी में मिलते हैं या किसके लिए है, सब कुछ तो वो हमें जानना है। नंबर 1 इज योर सूर पुरस्कार। ये है लिटरेरी अवार्ड्स ऑफ हरियाणा, कि अगर आप बहुत कुछ अच्छा लिखते हैं, आपकी पोएम्स या फिर आपकी राइटिंग ने काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, देन सूर पुरस्कार इज गिवन टू यू। इट इज़ गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। ये नेम्ड आफ्टर महाकवि सूरदास। सूरदास सुना होगा आप लोगों ने, मतलब काफ़ी बड़े कवि रहे हैं ये, तो उनके नाम पर है ये। हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है ये वाला अवार्ड। जो साहित्य अकादमी है उसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है, और 1970 में इसको हम लोगों ने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो साहित्य अकादमी ही जनरली जो है सारे पुरस्कार देगी जो खास करके लिटरेचर वाले होंगे। ठीक है, चलिए, एक तो हो गया सूर्य पुरस्कार। नेक्स्ट वी हैव बाबू बाल मुकुंद गुप्ता अवार्ड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बात तो एक तो जर्नलिज्म में थे, दूसरा इनके काफ़ी इन्होंने जो है अपने जो एक पोएम वगैरह है, राइटिंग वगैरह है लिखी, जिसके लिए बड़े फेमस हुए हैं ये। जैसे अगर लिटरेचर में भी है, जर्नलिज्म में भी थे ये, फ्रीडम फाइटर भी थे ये। ठीक है, 1865 से 1907 तक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हरियाणा के डेवलपमेंट के लिए, हरियाणा के एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए काम किया है। इन्होंने काफ़ी सारे जर्नल्स लिखे हैं। भारत मित्र के नाम से जर्नल लिखा है इन्होंने और एक है आपका शिव शंभू के चिट्टे, मतलब सटैरिकल सा एक वो है आपका ये वर्क है, मतलब जिसमें जैसे व्यंग्य कसते हैं ना हम लोग, जैसे ताना मारते हैं हरियाणा में, तो उस लेवल पर है कि भाई मतलब इस तरीके का वो काम है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है, ये पता होना चाहिए हमें। शिव शंभू के चिट्ठे और भारत मित्र ये लिखे हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्ता ने। ठीक है, जो भी अवार्ड मिलता है, जिसको भी अवार्ड मिलता है उसको 1 लाख रुपए का जो कैश प्राइज है वो भी दिया जाता है। तो नाम क्या है, कौन से अवार्ड है इनके नाम के साथ, और इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, कितना कैश प्राइज मिलता है, ये कुछ 4 चीज़ें हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पंडित लक्ष्मी चंद अवार्ड। सबने सुना होगा, हरियाणा में हरियाणा के गाने सबने सुने हैं, हरियाणा की रागनी सबने सुनी है। तो वो रागनी बेसिकली लिखी है, गाई किसने है, पंडित लक्ष्मी चंद ने गाई है। तो हरियाणवी लिटरेचर में या हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करने के लिए कोई पर्सन अगर काम करता है तो उसे मिलता है पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड। ठीक है, और ये उन्हीं के नाम के बाद शुरू किया गया है। रागिनी सिंगर थे जिन्हें शेक्सपियर ऑफ हरियाणा भी कहते हैं, मतलब काफ़ी एक अच्छा लिटरेचर उन्होंने इस्टेब्लिश करके गए हैं। तो उसमें से रागनी अभी भी बन रही हैं, तो जो नए गाने बनते हैं वो भी उन्हीं रागनियों पर बनते हैं जो फेमस बेसिकली होते हैं, है ना। तो प्राइज मनी भी मिलती है, 2.5 लाख रुपए की प्राइज मनी है। देखो वैसे प्राइज मनी तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन अगर किसी अवार्ड पर क्वेश्चन आ गया तो उसमें स्टेटमेंट जो है कैश प्राइज की भी होगी। तो अगर आपको लगता है कि यू हैव सफिशिएंट मेमोरी इन योर हेड कि आप इस पे एनर्जी लगा सकते हैं तो आपको याद हो जाएगा, तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा, इट इज़ 2.5 लाख। ठीक है, किसी भी तरीके से आप इसको याद कर लेना, कुछ निमोनिक्स ही बनाने पड़ेंगे बेसिकली अपने को, है ना। चलिए, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट साहित्य रत्न अवार्ड। हरियाणा साहित्य रत्न अवार्ड है ये भी लिटरेचर के लिए है। ये उनको दिया जाता है जो बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट्स हैं, है ना। तो ये साहित्य रत्न है, ये भी कौन देगा, हरियाणा साहित्य अकादमी जो है ये प्रॉपर प्रोवाइड करेगी ये वाले अवार्ड्स। संत कबीर सम्मान है, ये स्टेट लेवल का ही है। उन लोगों को मिलता है जो बहुत ही डिवोशनल या स्पिरिचुअल कंटेंट बनाते हैं और इंस्पायर्ड हैं बाय द फिलोसफी ऑफ संत कबीर। ठीक है, तो बेसिकली ये 2 अवार्ड्स हैं, पता होने चाहिए किन किन को मिलते हैं, कितना कैश प्राइस है। सबके लिए नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, जो जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होंगे सिर्फ उनके लिए हम लोगों ने याद करना है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट वी हैव अवार्ड्स ऑफ हरियाणा संस्कृत अकादमी। की संस्कृत लेवल पर अगर कोई पर्सन बहुत ही अच्छा लिटरेचर लिख रहा है तो फिर बेसिकली उसको अवार्ड मिलना लाजमी है। कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं संस्कृत अकादमी की तरफ से, महर्षि दयानंद सरस्वती सम्मान, ये इंपॉर्टेंट है। महर्षि वाल्मीकि सम्मान, वेद व्यास सम्मान, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी थी, वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी थी, है ना। तो ये 2 नाम तो आपको वैसे याद हो जाएंगे।
संस्कृत गौरव सम्मान, इसमें संस्कृत ही है तो संस्कृत अकादमी ही बेसिकली इसको देगी। संस्कृत युवा सम्मान, वो पर्सन जो काफ़ी यंग एज का है और संस्कृत में काफ़ी रुचि रखता है और उसने काफ़ी अच्छे लिटरेचर वाइज भी अच्छा काम किया है, दैट पर्सन विल बी अवॉर्डेड विद संस्कृत युवा सम्मान। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ यही आता है कि भाई ये जो अवार्ड्स हैं वो किसको दिए जाते हैं या फिर कौन देता है, इतने ही पता होना चाहिए। आधे तो नाम से ही क्लियर है, सर लिटरेचर के ही अवार्ड हैं, तो संस्कृत लिटरेचर मतलब संस्कृत लिटरेचर में काफ़ी अच्छा काम किया होगा इन सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव स्पोर्ट्स अवार्ड्स। हरियाणा का सबसे हाईएस्ट स्टेट स्पोर्ट अवार्ड जो है उसका नाम है भीम अवार्ड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। द्रोणाचार्य अवार्ड है इंडिया का जो कोचेस को मिलता है। अर्जुन अवार्ड है पूरे इंडिया का जो कि अच्छे प्लेयर्स को मिलता है। तो भीम अवार्ड है हरियाणा का। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स एट नेशनल प्लस इंटरनेशनल लेवल, आपने काफ़ी कॉमनवेल्थ में अच्छा परफॉर्म किया हो, एशियन गेम्स में अच्छा परफॉर्म किया हो, ओलंपिक में अच्छा परफॉर्म किया हो तो मिलता है आपको ये भीम अवार्ड। ठीक है, 5 लाख का कैश प्राइज पहले मिलता था, अब 5 लाख कैश प्राइज मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हर महीने 5,000 जो रुपए हैं वो भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हरियाणा ना देता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड अगर किसी को मिला हुआ है तो सिर्फ उसको कैश प्राइज एक बार के लिए नहीं देता, पूरे महीने की एक पेंशन से बांध देता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। नेक्स्ट विल डिस्कस एकलव्य अवार्ड। एकलव्य अवार्ड उन लोगों को मिलता है जिनकी यंग एज होती है, या तो 19 साल या उससे जो उम्र में छोटे बच्चे हैं उनको मिलता है एकलव्य अवार्ड, जिन्होंने काफ़ी अच्छा एक रुतबा दिखाया है फील्ड पे, काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी दिखाई है ना। 1 लाख रुपए का कैश प्राइज जो है वो मिलता है। भीम अवार्ड है 5 लाख, ये है 1 लाख, तो ऑलमोस्ट 1, 2.5, 5 लाख इन्हीं के अराउंड आपकी राशि रहने वाली है। तो आपको कुछ नाम से लिंक करना पड़ेगा, जैसे एकलव्य में एक है, 1 लाख में भी एक है, तो 1 लाख एकलव्य याद हो गया आपको। भीम वाले में जो है 5 लाख है, तो आप इसको कैसे भी याद करना चाहो, कुछ भी, जो सबसे बड़ा अवार्ड है ना, तो मतलब बहुत सारे पैसे इकट्ठे मिल जाते हैं, काफ़ी बड़ा एक अवार्ड है, तो 5 लाख इतनी बड़ी राशि। ये मैं अभी के लिए बता रही हूँ क्योंकि हम एक एस्पिरेंट वाले फेज में, तो 5 लाख इज बहुत अच्छी अमाउंट। तो ये 5 लाख मिलते हैं अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं पूरे स्टेट में स्पोर्ट्स में। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं अगर इतना बड़ा काम करते फिर भी 5 लाख रुपए ही मिले, तो ऐसे भी याद कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते हो तो दैट डिपेंड्स कि आप किस फैमिली से आते हैं, आपके इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स क्या है, तो उसके हिसाब से आप इसको याद कर लेना। अल्टीमेट मकसद हमारा ये है कि हमें चीज़ें याद होनी चाहिए, चाहे कैसे ही करो, निमोनिक बनाओ चाहे ना बनाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन याद तो ये करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज गुरु वशिष्ठ अवार्ड। ये मिलता है कोचेस को, पूरे इंडिया में द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है कोचेस को, हरियाणा में मिलता है गुरु वशिष्ठ अवार्ड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन ट्रेनिंग स्पोर्ट्स पर्सन हु अचीव एक्सीलेंस इन नेशनल प्लस इंटरनेशनल लेवल। आपने अच्छा सिखाया इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके अच्छे सिखाने से उस पर्सन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया पर्टिकुलर किसी गेम में, तब मिलेगा आपको ये अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज योर विक्रमादित्य अवार्ड, कि भाई सबको मिल रहा है अवार्ड, चाहे प्लेयर्स हों चाहे कोचेस हों, तो जो पूरे गेम में रेफरीज के तौर पे काम करते हैं, अंपायर के तौर पे काम करते हैं, जजेस के तौर पे काम करते हैं, उन सबको भी कोई ना कोई अवार्ड तो मिलेगा। दैट अवार्ड नेम इज योर विक्रमादित्य अवार्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज महाराणा प्रताप अवार्ड। ये अवार्ड उनको दिया जाता है जिन्होंने पूरी लाइफ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया होता है पूरे स्पोर्ट्स एरिया में। इनको 2 लाख रुपए की कैश प्राइज भी मिलता है। ये तो है सिर्फ मेल्स के लिए महाराणा प्रताप अवार्ड। सेम जो फीमेल कैटेगरी के लिए मिलेगा आपको वो होगा रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, कि 2 लाख रुपए दे रहे हैं क्योंकि आपने पूरी लाइफ टाइम काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है स्पोर्ट्स की कैटेगरीज में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जानने लायक हैं और हमें याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन इन सब के ऊपर आएगा और ये आपको याद करने पड़ेंगे, या तो मैच द फॉलोइंग आएगा या पूछ लें कौन सा करेक्टली मैच्ड है, या स्टेटमेंट वाइज भी आ सकता है, वन लाइनर भी आ सकता है। जैसा भी क्वेश्चन आए, आपको अगर पता होगा, कुछ आपने चीज़ें को लिंक कर रखा होगा, तो फैक्ट आपको याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विल डिस्कस विमेन अवार्ड। नंबर 1 पर है इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन सोशल सर्विस एंड एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, कि भाई अगर विमेन को एम्पावर करने के लिए आपने या आपकी एनजीओ ने अगर काफ़ी अच्छा काम किया है तो सरकार आपको सम्मानित करती है। तो दैट सम्मान इज कॉल्ड इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड। ये इंडिविजुअल विमेन को भी मिल सकता है और ये किसी प्रॉपर एनजीओ या ग्रुप को भी मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों के लिए ही एलिजिबिलिटी इसकी बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट इज योर कल्पना चावला शौर्य अवार्ड। शौर्य है
मतलब ब्रेवरी या करेज दिखाया है बेसिकली। कल्पना चावला जी ने भी करेज ही दिखाया था। पहली विमेन बनी है जो, इंडियन विमेन बनी है जो स्पेस में गई थी, है ना। वो तो चलो काफ़ी दुखद घटना हुई है, उसके बाद हम उनको नहीं देख पाए, लेकिन फिर भी स्पेस में जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, है ना। तो कल्पना चावला जी तो जो है वो करनाल से बिलोंग करती थी, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन विमेन थी जो एस्ट्रोनॉट बनी और स्पेस में गई। दिस अवार्ड इज नोन फॉर ब्रेवरी एंड करेज। देखो ये एम्पावरमेंट के लिए नहीं है, आपने बड़ी बहादुरी दिखाई हो किसी भी टाइम पर, उस टाइम के लिए आपको मिलता है कल्पना चावला शौर्य अवार्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल अवार्ड, जन नायक देवी लाल अवार्ड। ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर की सूरत को बदल कर रख दिया, है ना। जैसे इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। और जो भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, या इन्होंने सोलर पंप लगा लिए हैं इन कंपैरिजन टू ऑल योर इलेक्ट्रिसिटी चलने वाले सारे पंप। तो अगर आपने ऐसा सा कुछ इनोवेशन किया है, आपने ड्रिप इरिगेशन शुरू कर दी है, आपने प्रिसीजन फार्मिंग शुरू कर दी है, आपने राइस का पौधा नहीं लगाया, आपने कोई और क्रॉप लगा ली, तो अगर ऐसी ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं जिससे कि सॉइल की हेल्थ भी अच्छी बनी रह रही है, और जो बाकी और सारी चीज़ें हैं खेत की वो भी अच्छी हैं, तो उसे हम कहते हैं, उस पर्सन को हम देते हैं जननायक देवीलाल अवार्ड। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज हरियाणा विज्ञान रत्न एंड युवा विज्ञान रत्न अवार्ड। देखो नाम से क्लियर है, ये साइंटिस्ट को मिलेगा, और हरियाणा के साइंटिस्ट होने चाहिए बेसिकली, वो कम से कम 10 साल तक तो उनको हरियाणा में रहना होना चाहिए, तभी ये अवार्ड लेने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, या फिर उन्होंने हरियाणा में ही स्टडी करी हो 10 साल तक, या वर्क किया हो 10 साल तक, या रहे हो 10 साल तक, इन तीनों कैटेगरीज में से कुछ भी अगर है तो फिर आपको ये अवार्ड मिल सकता है। मैक्सिमम जो है हर साल हम 2 साइंटिस्ट को चूज करेंगे फॉर अगेन विज्ञान रत्न अवार्ड, जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, और 2 लोगों को हम चूज करेंगे फॉर युवा विज्ञान रत्न अवार्ड, जो कि जिनकी उम्र 40 साल से कम है। ठीक है, तो एक तो सीनियर्स लोगों को, एक जूनियर लोगों को, दोनों ही साइंटिस्ट हैं। टोटल 4 अवार्ड बेसिकली मिल रहे हैं, 4 लोगों को अवार्ड मिल रहे हैं, टोटल अवार्ड नंबर 2 है। ठीक है, विज्ञान रत्न जिसको मिलेगा उसको 5 लाख का प्राइज मिलेगा, और जो युवा है उसको सिर्फ 1 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा सीनियर कैटेगरी में आप चले गए हैं तो यू डिजर्व मोर मनी। ठीक है, तो 5 लाख एंड 1 लाख, और हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, 40 साल से ऊपर, 40 साल से नीचे, हर साल 2 2 लोगों को मिलेंगे ये दोनों अवार्ड्स। ओके, तो ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी काफ़ी रहता है ये। नेक्स्ट इज थैंक यू। ठीक है, बेसिकली क्या है कि सारे ये अवार्ड हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी अवार्ड्स नॉर्मली हमें इसमें दिखे, सारे वेबसाइट्स वगैरह को देखकर, ऑफिशियल साइट को देखकर, तो हमने उसको डिस्कस किया है। कुछ अवार्ड ना आपके दिए हुए इकोनॉमिक सर्वे में भी, मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे करवाऊंगी तब हमने उसमें डिफरेंट स्कीम्स जो दी होंगी वो देखनी है, हमने जो अवार्ड्स वगैरह दे रखे होंगे वो देखने हैं। जैसे नॉर्मली ना उसमें एक स्कीम मैं पढ़ रही थी इकोनॉमिक सर्वे में, तो एक था प्राण वायु अवार्ड था एक, उसमें मतलब एक पुरस्कार टाइप सा था कि भाई हर महीने ना पेंशन, हर साल पेंशन मिलेगी आपको 2750 रुपए के आसपास, उन लोगों को जो कि उन पेड़ों को संरक्षित करते हैं जिनकी उम्र 75 साल से ऊपर हो गई है, मतलब पेड़ों की उम्र 75 साल से अगर ऊपर है तो अगर आप उनकी रक्षा करते हैं, या फिर आप उनको पानी वगैरह चढ़ाते रहते हैं, या उनका प्रॉपर मेंटेनेंस रखते हैं, तो आपको पर एनम जो है सरकार कुछ पैसे देती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारे अवार्ड्स हैं या स्कीम्स हैं, ये हमारे ख़त्म नहीं होते हैं। हम इकोनॉमिक सर्वे जब डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी पॉलिसीज़ और हम लोगों ने करनी है, स्कीम्स हम लोगों ने करनी है, और जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं या कोई फैक्ट है हरियाणा के बारे में, काफ़ी उसमें कुछ दिया हुआ है, तो उसको हम जब डिस्कस करेंगे तब उसको हम रिवाइज कर लेंगे। अभी के लिए आपको बस ये वाले अवार्ड्स और ये वाले जो इंपॉर्टेंट सारे हमने फेयर्स वगैरह करे हैं वो देखने हैं। ठीक है, बाकी कोई भी अगर आपको इशू रहता है, डाउट रहता है, तो यू कैन आस्क अस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।